एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान पाठशाला मेक लर्निंग स्मार्ट एंड इजी। मैं हूं गीता, जो आप सभी को विज्ञान पाठशाला के इस चैनल में क्लास 8 और 9 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ाती हूं। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर 4 दैट इज एग्रीकल्चर उसको कवर करने वाले हैं और ये है हमारा पार्ट 2 वीडियो। अगर आपको पार्ट 1 देखना है एग्रीकल्चर का तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर हमारे प्लेलिस्ट में जाके भी आप उसे चेक कर सकते हैं। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले हम ये देखेंगे कि पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिकॉल करेंगे ताकि आज के इस वीडियो के साथ हम सारे चीजों को कनेक्ट कर पाए। तो पिछले वीडियो में हमने एग्रीकल्चर का बेसिक्स को जाना था, एग्रीकल्चर क्या है जाना था। ये जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बनता है, दैट इज एग्री एंड कल्चर। एग्री मतलब सॉइल होता है, कल्चर मतलब कल्टीवेशन होता है। सो एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या है? कल्टीवेशन ऑफ सॉइल। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट चीजों को जब प्रोड्यूस किया जाता है तो उसे डिफरेंट डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है। जैसे कि जब हम फिश का कल्टीवेशन करेंगे तो पिसीकल्चर, जब वेजिटेबल फ्रूट्स ये सब का करते हैं एक साथ में इकट्ठा तो उसे हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट चीजों का जब कल्टीवेशन होता है तो उसे एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। ठीक है, तो उस चीज को हमने देखा था। और पूरा जितना जॉब है हमारे दुनिया में, जितने प्रकार का काम होता है उसको हमने 3 ग्रुप में डिवाइड किया था। तो आप हमें फटाफट बताइए कि एग्रीकल्चर कौन सा ग्रुप में आता है। एग्रीकल्चर हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये नेचर से पूरी तरीके से रिलेटेड होता है, लिंक रहता है। उसके बाद हमने फार्म सिस्टम को जाना था। तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। आज हम लर्न करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। कितने प्रकार का फार्मिंग होता है उसे आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग में क्या लिखा है वो देखते हैं। फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। फार्मिंग बहुत तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है पूरी दुनिया में। डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स। अब ये जो फार्मिंग होता है हर जगह पे हर चीज का फार्मिंग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बैकग्राउंड में कुछ रीजन है। क्या रीजन है? उस जगह का जियोग्राफिकल कंडीशन डिटरमाइन करता है कि उस जगह में कौन सा क्रॉप का कल्टीवेशन होगा। उसके साथ साथ डिमांड, उस एरिया में जितने लोग रहते हैं उन लोगों का डिमांड कौन सी चीज के प्रति है वो भी डिटरमाइन करता है टाइप्स ऑफ फार्मिंग को। फिर लेबर कितना वहां पे अवेलेबल है, जैसे कि कुछ कुछ क्रॉप्स होता है, कुछ कुछ चीजें होता है जिसे प्रोड्यूस करने में बहुत ज्यादा ह्यूमन लेबर चाहिए। तो उस एरिया में अगर लेबर ज्यादा है तो वो चीज को वहां पे कल्टीवेट किया जाता है। उसके साथ साथ लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अभी के टाइम में, जिसमें ट्रैक्टर आता है और भी डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज किया जाता है एग्रीकल्चर में। अब जो हमारा ये जियोग्राफिकल कंडीशंस है इसके अंदर कुछ चीजें आता है, वो आप पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं। क्या आता है? वो जो एरिया है, जो एरिया में कल्टीवेशन किया जाएगा वो उसका नेचर कैसा है। क्या वो प्लेटू लैंड है, क्या वो प्लेन लैंड है, क्या उसमें स्लोप ज्यादा है। ठीक है, उसके साथ क्लाइमेट, क्लाइमेट के अंदर आएगा रेनफॉल एंड क्या टेम्परेचर। ये दो चीज डिटरमाइन करता है कोई भी चीज का कल्टीवेशन होने के लिए। सपोज अगर हम टी का फार्मिंग करना चाहते हैं, टी का फार्मिंग हर जगह पे नहीं होता है। टी का फार्मिंग के लिए सुइटेबल एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। जैसे कि टी का फार्मिंग उस जगह पे किया जाता है जहां पे पानी जमा ना हो पाए। अगर पानी जमा होगा तो टी अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा टी कल्टीवेशन स्लोपी एरिया में किया जाता है, जैसे कि दार्जिलिंग, वेस्टर्न घाट्स, ये सारे जगह में टी का कल्टीवेशन होता है। और उसी के साथ टी कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा ह्यूमन लेबर भी चाहिए। चाय पत्ता को पौधा से निकालना,
फिर उसमें बहुत सारा प्रोसेसिंग किया जाता है, उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है जो हम कंज्यूम करते हैं। तो उसके लिए बहुत सारा लेबर चाहिए और डिमांड चाहिए, टी का डिमांड अच्छा है इसीलिए टी कल्टीवेशन किया जाता है। टेक्नोलॉजी अच्छा चाहिए, ये सब कुछ सुइटेबल कंडीशन देता है कोई भी एक क्रॉप का कल्टीवेशन होने में उस पर्टिकुलर एरिया में। अब क्या क्या फैक्टर्स डिटरमाइन करता है, होप यहाँ पे समझ में आया होगा। तो वापस से बताती हूँ, आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। कोई भी क्रॉप का कल्टीवेशन के लिए उस जगह का जियोग्राफिकल कंडीशन उसको कंट्रोल करता है। इसके अंदर आएगा क्लाइमेट। क्लाइमेट में दो फैक्टर आता है, एक होता है टेम्परेचर, सेकंड होता है प्रेसिपिटेशन या फिर रेनफॉल। उसके साथ वो एरिया का नेचर कैसा है, क्या वो प्लेन लैंड है, क्या वो प्लेटू लैंड है, क्या वो डेजर्ट एरिया है, उसका स्लोप कैसा है, अंड्यूलेशन कैसा है, ये सारा जियोग्राफिकल कंडीशन में आता है। फिर डिमांड कैसा होता है, कौन सा चीज उस एरिया के लोग डिमांड करते हैं वो होता है, और लेबर होता है और लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। अब हम मूव करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग में। मोटे मोटे तरीके से या फिर ब्रॉडली अगर हम फार्मिंग को डिवाइड करेंगे तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सेकेंड इज कमर्शियल फार्मिंग। इसको शुरू करने के पहले यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है उसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बोला जा रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का नाम आप शायद डे टू डे लाइफ में सुने होंगे क्योंकि ये अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। In this type of farming, organic manure and natural pesticides are used instead of chemicals. No genetic modification is done to increase the yield of the crop. क्या होता है, जो हम नॉर्मल कल्टीवेशन करते हैं अभी के टाइम में, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से एक जो छोटा सा लैंड में हम कल्टीवेशन करते हैं वहां पे हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, उन्हें सभी को खाना देना है, इसलिए लैंड में बहुत ज्यादा कल्टीवेशन किया जाता है। तो उसके लिए ज्यादा फलन के लिए या फिर ज्यादा अनाज उगाने के लिए हम बहुत ज्यादा केमिकल पेस्टिसाइड यूज करते हैं, हाइब्रिड जो सीड्स होता है उसे यूज करते हैं जो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो सब नहीं करना है, जिससे ज्यादा फसल उगता है उसको नहीं करना है, ये सारा प्रैक्टिसेस नहीं करना है। उसकी जगह पे हमें पूरी तरीके से नेचुरल तरीके से कल्टीवेशन करना है। उसमें हमें सार का यूज करना है, नेचुरल पेस्टिसाइड्स यूज करना है। अगर आपको याद है तो मैंने जो पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेस मैंने पढ़ाया था वहां पे मैंने बायोगैस के बारे में बोला था। तो बायोगैस बेसिकली जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको पचा पचा के बनता है, तो वो जो बच जाता है उसको हम सार बोलते हैं। उस सार को यहाँ पे यूज किया जाता है एज अ फर्टिलाइजर। उसके साथ साथ जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्रॉप्स होता है उसका कल्टीवेशन जितना हो सके कम करे तो अच्छा होगा, क्योंकि उसकी वजह से बॉडी में बहुत ज्यादा हम कंज्यूम करने के बाद वो हमारे बॉडी में बैड इम्पैक्ट देता है। इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है और यहाँ पे सब कुछ नेचुरल तरीके से करने के लिए बोला जा रहा है। नेचुरल पेस्टिसाइड यूज करना है, सार यूज करना है, और जो भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्रॉप्स होता है उसे नहीं यूज करने के लिए बोला जा रहा है। फिर हम देखते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या है। This type of farming is practiced to meet the needs of the farmer's family. बेसिकली सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग में ये डिफरेंस है कि सबसिस्टेंस फार्मिंग में ना फैमिली ज्यादा इन्वॉल्व रहता है। फैमिली को जितना नीड है, उन्हें जितना आना चाहिए होता है वो उतना ही उगाते हैं, लेकिन कमर्शियल में ऐसा नहीं होता है। कमर्शियल में ज्यादा से ज्यादा अनाज उगाना ही मेन मुद्दा होता है। ज्यादा अनाज उगेगा तो उसको हम मार्केट में बेच सकते हैं, बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा वो हमें प्रॉफिट देगा। तो कमर्शियल फार्मिंग में प्रॉफिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सबसिस्टेंस में वो नहीं रहता है। वहां पे सिर्फ फैमिली का नीड को ही वो पूरा कर देगा, तो उसे हम सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है वो और एक बार देखते हैं। ट्रेडिशनली लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। बहुत थोड़ा सा आउटपुट निकलता है। समझ में ही आ रहा है कि यहाँ पे इतना पैसा का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसीलिए सब कुछ
नॉर्मल तरीके से किया जाता है, ना ही उतना टेक्नोलॉजी होता है, ना ही कोई केमिकल फर्टिलाइजर उतना यूज किया जाता है। यहाँ पे नॉर्मल तरीके से किया जाता है क्योंकि जितना लोग हैं उनका सिर्फ साल भर का खाना मिल जाए, अनाज मिल जाए, तो उसी में वो लोग सुखी रहते हैं। तो इसलिए आउटपुट यहाँ पे बहुत ज्यादा कम होता है। उसके ऑपोजिट में लेबर बहुत ज्यादा वहाँ पे यूज किया जाता है, टेक्नोलॉजी उतना नहीं रहता है। इसलिए घर में जितने लोग रहते हैं, बड़े से लेके बच्चों तक, सबको एक साथ इकट्ठा होकर ये सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं। Subsistence farming can be further classified as intensive subsistence and primitive subsistence farming। तो मैंने ये ऊपर ऊपर से subsistence farming क्या होता है उसे मैंने बताया। अब इन डिटेल देखेंगे उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करके, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस में। तो हमारा ये है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इस फार्मिंग में क्या होता है, ये बेसिकली इंडिया या फिर जो हमारा डेवलपिंग कंट्रीज होता है, इंडिया में तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस ही ज्यादा होता है और सारा फीचर्स वो सब्सिस्टेंस में जो बोला था सेम ही रहता है यहाँ पे। फिर भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या न्यू है। इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर द फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। जैसे मैंने पहले बोला है कि एक छोटा सा जगह में खेती किया जाता है जहाँ पे बहुत सिंपल सिंपल टूल्स होता है और वहाँ पे ह्यूमन लेबर बहुत ज्यादा होता है। क्लाइमेट विथ लार्ज नंबर ऑफ डेज विथ सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल्स परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट। यहाँ पे क्लाइमेट अच्छा रहता है थोड़ा बहुत और सनशाइन अच्छा रहता है, फर्टिलिटी सॉइल का अच्छा रहता है, इसीलिए एक साल में एक से ज्यादा क्रॉप को कल्टीवेशन किया जाता है उसी पर्टिकुलर स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड में। राइस इज द मेन क्रॉप, अदर क्रॉप्स इंक्लूड wheat, maize, pulses and oilseeds. Intensive subsistence agriculture is prevalent in the thickly populated areas of the monsoon region of South, Southeast and East Asia. ये जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है ये ज्यादा से ज्यादा होता है मॉनसूनल कंट्रीज में, जैसे कि इंडिया में। इंडिया का क्लाइमेट क्या है, मॉनसून है। हर एक पर्टिकुलर ईयर का एक पर्टिकुलर टाइम में मॉनसून आता है हमारे कंट्री में जो बहुत ज्यादा बारिश देता है जिसकी वजह से कल्टीवेशन होता है। तो ये मॉनसून एरिया में ये कल्टीवेशन ज्यादा होता है जैसे कि हमारा इंडिया। Next is primitive subsistence agriculture includes shifting cultivation and nomadic herding। ये जो इंटेंसिव बोला है ये थोड़ा बेटर है लेकिन जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस होता है वो बेसिकली सॉरी प्रिमिटिव मतलब आदिम तरीके से किया जाता है, जहाँ पे इंटेंसिव में थोड़ा बहुत टूल्स यूज किया जाता है लेकिन प्रिमिटिव में वो भी नहीं किया जाता है। इसके अंदर भी दो आता है, एक होता है शिफ्टिंग एंड सेकेंड इज नोमैडिक हर्डिंग। Shifting cultivation is practiced in the thickly forested areas of Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia and Northeast India। Shifting cultivation forest areas में ज्यादा होता है। फॉरेस्ट में जो लोग ट्राइबल पॉपुलेशन रहते हैं, उपजाति इंसान, वो लोग इस तरीके के कल्टीवेशन को ज्यादा करते हैं। क्या होता है इस कल्टीवेशन में, ये लोग तो फॉरेस्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट में इन्हें कल्टीवेशन करना होता है, तो ये लोग या तो पौधा को जंगल को काट देते हैं या फिर आग लगा देते हैं, फिर वो जब खाली हो जाते हैं वो जगह, वहां पे वो लोग खेती करते हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये अच्छे से नहीं कर रहे हैं, इसीलिए बहुत जल्दी उस एरिया में, उस लैंड में उसका फर्टिलिटी कम होने लगता है, मतलब अनाज उगाने का क्षमता कम होने लगता है उस लैंड का। तो जैसे ही वो कम हो जाता है तो वो लोग वो लैंड को छोड़ के वापस एक दूसरे जगह पे खोज करते करते दूसरे जगह पे चले जाते हैं, इसीलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोला जाता है। ये शिफ्ट करते रहता है, ये जो कल्टीवेशन होता है इसमें जो एरिया है, जो लैंड है, वो टाइम टू टाइम शिफ्ट होता है। कहाँ कहाँ पे ये कल्टीवेशन होता है, अमेज़न बेसिन में, ट्रॉपिकल अफ्रीका में, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये बहुत होता है। दिस आर द एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल एंड क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन।
फॉरेस्ट जहाँ पे होगा रेनफॉल वहीं पे ज्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे बहुत जल्दी पौधा को काटने के बाद वापस से वो झाड़ उग के भी आ जाता है। अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। पहले ही बोला है मैंने, काटना है या फिर जला देते हैं। The ashes are then mixed with the soil and crops like maize, yam, potatoes, cassava are grown. ये सारे सब वेजिटेबल्स यहाँ पे उगाया जाता है। आफ्टर द सॉइल लॉसेस इट्स फर्टिलिटी द लैंड इज अबंडेंट एंड द कल्टिवेटर मूव्स टू अ न्यू प्लॉट। पहले ही बोला है कि जैसे ही उस जगह का फर्टिलिटी कम हो जाता है तो वो लोग उस जगह को छोड़ देते हैं और दूसरे जगह के खोज में वापस से निकल जाते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसका और एक नाम है जिसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन पूरे दुनिया में किया जाता है। एक एक जगह पे इसको एक एक नाम से बुलाया जाता है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको झूमिंग बोला जाता है, मेक्सिको में मिल्पा बोला जाता है, ब्राजील में रोका बोला जाता है, मलेशिया में लादांग बोला जाता है। ये सारा जो यहाँ पे लिखा है ये थोड़ा ध्यान से रट्टा मारिएगा। Now, nomadic herding. Nomadic herding is practiced in the semi-arid and arid regions of Sahara, Central Asia and some parts of India like Rajasthan and Jammu and Kashmir. नोमेटिक हार्डिंग में एनिमल का रियरिंग होता है, एनिमल को पालन किया जाता है, उसके बदले में एनिमल से हमें चीजें मिलता है, हम चीजें उससे गैदर करते हैं। ये कहाँ पे होता है? जैसे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन फॉरेस्ट एरिया में होता है, नोमेटिक हार्डिंग सेमी एरिड रीजियंस में होता है। फॉरेस्ट एरिया में बारिश ज्यादा होता है लेकिन सेमी एरिड एरिया में बारिश कम होता है। इसी वजह से ये अपने सारे जो जानवर को ये लोग पालते हैं वो उसको लेके मूव करते रहते हैं कंटिन्यूअसली। ये होता है सहारा में, सेंट्रल एशिया में, इंडिया के राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर। In this type of farming, herdsmen move from place to place with their animals for fodder and water along defined routes. ये जो लोग रहते हैं नोमैडिक हर्डिंग को प्रैक्टिस करते हैं वो टाइम टू टाइम एक जगह से दूसरी जगह में मूव करते हैं क्योंकि उनके एनिमल के लिए खाना और पानी के खोज में वो लोग हमेशा मूव करते रहते हैं और इनका जो रूट होता है जाने का वो भी पहले से डिफाइंड रहता है, कोई सा भी रूट में चले जाते हैं ऐसा नहीं है। This type of movement arises in response to climatic constraints and terrain. ये इस टाइप का जो मूवमेंट होता है वो बेसिकली क्लाइमेट उसे फोर्स करता है या फिर जो एरिया है उन्हें फोर्स करता है दूसरे जगह मूव करने के लिए। Sheep, camel, yak and goats are mostly commonly reared. ये सारे एनिमल को पालन किया जाता है। They provide milk, meat, wool, hides and other products to the herders and their families. उसके बदले में ये सारे एनिमल वो जो पालन करते हैं एनिमल को उन लोगों के फैमिली को प्रोवाइड करते हैं। तो अभी तक हमने पूरा सबसिस्टेंस फार्मिंग को देखा है। सबसिस्टेंस फार्मिंग में पहला जो डिवीजन है वो है इंटेंसिव सबसिस्टेंस, देन प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। फिर हमने दोनों का डिफरेंस देखा। प्रिमिटिव में दो डिवीजन है, फर्स्ट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, सेकंड इज नोमैडिक हार्डिंग। अब हम मूव कर रहे हैं जो सेकंड ब्रॉड डिवीजन था वो है कमर्शियल फार्मिंग। In commercial farming, crops are grown and animals are reared for sale in market. इस टाइप के फार्मिंग में क्रॉप्स का प्रोडक्शन और एनिमल का पालन किया जाता है सिर्फ उन्हें बेचने के लिए। The area cultivated and the amount of capital used is large. इस टाइप के कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा पैसा का इन्वॉल्वमेंट रहता है और बहुत ज्यादा बड़ा एरिया चाहिए होता है। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन, ज्यादा से ज्यादा काम मशीन से किया जाता है। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। जैसे सबसिस्टेंस को हमने डिवाइड किया था सब कैटेगरी में, ऐसे ही कमर्शियल को भी डिवाइड किया जाता है। पहला है ग्रेन फार्मिंग, नेक्स्ट इज मिक्स्ड फार्मिंग, थर्ड इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। कमर्शियल फार्मिंग ज्यादा से ज्यादा फॉरेन कंट्रीज में होता है, इंडिया में इंटेंसिव ज्यादा होता है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर ज्यादा होता है। इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस, wheat and maize are common commercially grown grains. Major areas where commercial grain farming is practiced are temperate grasslands of North America, Europe and Asia.
इस टाइप का फार्मिंग के लिए एक टेम्परेट ग्रासलैंड चाहिए होता है, जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है और वहाँ पे ग्रासलैंड रहता है। उसी ग्रासलैंड में एनिमल्स मूव कर पाते हैं और अपना खाना गेन कर पाते हैं। तो ये कंडीशन ज्यादा से ज्यादा मिलता है नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में और एशिया में। These areas are sparsely populated with large farms spreading over hundreds of hectares. ये सारे एरिया में जो फार्म होता है वो बहुत बहुत जगह जुड़ के फैला हुआ रहता है। Severe winters restrict the growing season and only a single crop can be grown. और यहाँ पे विंटर थोड़ा क्रॉप का कल्टीवेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अदरवाइज बाकी सब कुछ सुइटेबल कंडीशन इसे मिलता है। यहाँ पे सिंगल क्रॉप का प्रोडक्शन में ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अब जो नॉर्मल क्रॉप फार्मिंग था कमर्शियल में वो देख लिया, अब हम मिक्स्ड फार्मिंग को देखेंगे। In mixed farming, the land is used for growing food and fodder crops and rearing livestock. इस टाइप के फार्मिंग में क्रॉप एंड एनिमल दोनों का एक साथ पालन किया जाता है या फिर उगाया जाता है। ठीक है। इट इज प्रैक्टिस्ड इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। ये सारे जगह में इस टाइप के फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। मिक्स्ड नाम में ही छिपा हुआ है कि यहाँ पे एनिमल का रियरिंग भी होता है, क्रॉप का भी प्रोडक्शन होता है, एक ही एरिया में, एक ही लैंड में एक साथ में होता है। Third is plantation agriculture. Plantations are a type of commercial farming where single crop of tea, coffee, sugarcane, cashew, rubber, banana और cotton are grown. ये सारी चीज उगाया जाता है। Large amount of labor and capital are required. बहुत ज्यादा लेबर चाहिए होता है और बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है इस टाइप के फार्मिंग के लिए। The produce may be processed on the farm itself or in nearby factories. और इसके साथ साथ लगा हुआ फैक्ट्री भी चाहिए होता है, जैसे कि टी के लिए टी फार्मिंग एरिया में जहाँ पे प्लांटेशन होता है उसी के आसपास ही हमें फैक्ट्री चाहिए होता है, अदरवाइज टी का प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं हो सकता है, क्योंकि चाय पत्ता को इमीडिएट फैक्ट्री में लेके जाके प्रोसेसिंग करना जरूरी होता है। ऐसे प्लांटेशन में भी और भी बहुत सारे क्रॉप्स होगा जहाँ पे फार्म के साथ साथ फैक्ट्री भी चाहिए। द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज द एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। इसीलिए उस एरिया में ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन्स में प्लांटेशन ज्यादा होता है, जैसे कि रबर होता है मलेशिया में, कॉफी होता है ब्राजील में, टी होता है इंडिया एंड श्रीलंका में। तो ये है हमारा पूरा प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल। और प्लांटेशन एग्रीकल्चर में पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज का इस वीडियो को अगर हम समराइज करें तो क्या निकल के आएगा कि हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग को जाना, उसका जो पहले हमने देखा कि फैक्टर्स क्या क्या है, कोई भी जगह पे कोई भी एक क्रॉप का कल्टीवेशन के लिए फैक्टर्स क्या क्या है वो देखा। जियोग्राफिकल कंडीशन, फर्स्ट इज जियोग्राफिकल कंडीशन, उसके अंदर आएगा क्लाइमेट, क्लाइमेट में आएगा टेम्परेचर, रेनफॉल, फिर आएगा लैंडफॉर्म, टेरेन कैसा है उसका, स्लोप कैसा है, फिर आएगा लेबर कितना मिल रहा है वहां पे, टेक्नोलॉजी कितना वहां पे अवेलेबल है, उसके साथ साथ उस एरिया का जो लोग रहते हैं बासिंदा लोगों का डिमांड क्या है कोई भी चीज के प्रोडक्शन के प्रति, वो डिटरमाइन करेगा उस एरिया में कौन सा क्रॉप का कल्टीवेशन किया जाएगा। वो देखने के बाद फैक्टर्स के बाद हमने टाइप्स को देखा। टाइप्स में सबसिस्टेंस एंड कमर्शियल, डिफरेंस मैंने ऑलरेडी बता दिया है। सबसिस्टेंस में इंटेंसिव सबसिस्टेंस, प्रिमिटिव में नोमैडिक हार्डिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कमर्शियल फार्मिंग में मिक्स्ड फार्मिंग, प्लांटेशन। तो ये था आज का पूरा हमारा वीडियो जिसमें हमने टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर को अच्छे तरीके से जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम मेजर क्रॉप्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको हमारे ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।